हेलो बच्चा। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब। मेरा नाम आफरीन नस्मत है और अगेन आप सबका प्रैक्टिस सेशन में बहुत बहुत वेलकम है स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो टॉपिक होगा मिसलेनियस, यानी हम कोई पर्टिकुलर टॉपिक लेकर नहीं करेंगे। आज हम मिक्स इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। डन बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सारे के सारे स्टूडेंट सबसे पहले एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो कि ऑडियो और वीडियो सब कुछ क्लियर आ रही है आप सबको, ठीक है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं और हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। हाँ जी, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से यहाँ पर। Which of the following committee is associated with the banking sector reform in India? ठीक है, ये एसएससी सीजीएल सेकेंड शिफ्ट 2012 का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, कि इसमें से कौन सी कमिटी बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज रिलेटेड टू बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म। चार ऑप्शन है, एलसी गुप्ता कमिटी, नेक्स्ट इज नरसिम्हा कमिटी, चक्रवर्ती कमिटी या फिर केलकर कमिटी। इसमें से कौन सी कमिटी इज एसोसिएटेड विद द बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म इन इंडिया। हाँ जी बच्चे, चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म से आखिरकार इसमें से कौन संबंधित है। तो अगर हम इस क्वेश्चन के बच्चे करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो नरसिम्हा कमिटी, नरसिम्हा कमिटी जो है वो इंडिया में बैंकिंग सेक्टर से संबंधित कमिटी है। नरसिम्हा जो है उस समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रहे थे। 1990s में स्टार्ट हुआ था बच्चे, ये आया था, रिकमेंडेशन हुआ था 1990 में। और ये कमिटी, फर्स्ट कमिटी 1990s के अराउंड फॉर्म हुई और सेकंड कमिटी फॉर्म्ड हुई 1998 में, ठीक है। और इसी कमिटी के तहत बैंकिंग सेक्टर में डिफरेंट तरीके के चेंजेस या कह सकते हो आप डिफरेंट तरीके के रिफॉर्म्स का इंट्रोडक्शन किया गया। साथ ही साथ इसी कमिटी को याद रखिएगा, नरसिम्हा कमिटी के रिकमेंडेशन में ही इंडिया में रीजनल रूरल बैंक्स यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का भी इंट्रोडक्शन किया गया। रीजनल रूरल बैंक्स, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आया था इंडिया में ना 1975 के अराउंड। तो 1975 के अराउंड जो हमारे इंडिया में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था वो भी नरसिम्हा कमिटी के रिकमेंडेशन में ही हुआ था, ठीक है। और नरसिम्हा कमिटी की जो रिपोर्ट रिकमेंडेशन थी 1990 की, उस समय इंडिया में डिफरेंट बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, बी। जितने स्टूडेंट्स ने बी आंसर दिया है बिल्कुल परफेक्ट और करेक्ट आंसर दिया है, ठीक है बच्चा। डन, हाँ जी, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, ध्यान से देखिएगा। Which one of the following is an example for a non-economic good? इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है नॉन इकोनॉमिक गुड का। ये भी 2012 के सेकेंड शिफ्ट का पूछा गया क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल सेकेंड शिफ्ट 2012 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें से कौन सा एक नॉन इकोनॉमिक गुड है। चार ऑप्शन है आपके पास, डॉक्टर सर्विस, टीचर्स सर्विस, मदर्स सर्विस या फिर बैंकर्स सर्विस। अच्छा, व्हाट इज नॉन इकोनॉमिक गुड। नॉन इकोनॉमिक गुड यानी ऐसे गुड्स जिसका इनकम रिटर्न ना हो या फिर जिसकी मॉनेटरी वैल्यू डिफाइन ना हो, वो आपके लिए क्या होगा, नॉन इकोनॉमिक गुड। तो नॉन इकोनॉमिक गुड, सबसे पहले अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की यहां पर बात करते हैं, डॉक्टर्स सर्विस। तो बच्चे डॉक्टर सर्विस, जो डॉक्टर अपनी सर्विस देता है उसकी तो मॉनेटरी वैल्यू डिफाइन होती है, इन रिटर्न उसे इनकम जनरेशन भी मिलता है ना। तो इनकम रिटर्न मिल रहा है तो डॉक्टर सर्विस एक इकोनॉमिक गुड है, ये नॉन इकोनॉमिक गुड में हम नहीं लिख सकते। नेक्स्ट,
टीचर्स सर्विस, टीचर्स की सर्विस भी एक तरीके का इकोनॉमिक गुड है। भाई मैं आपको पढ़ाती हूँ, मैं पेड कोर्सेज निकालती हूँ, बदले में मुझे इनकम रिटर्न होता है, तो ये क्या है, एक इकोनॉमिक गुड है। इट इज नॉट अ नॉन इकोनॉमिक गुड। नेक्स्ट, मदर्स सर्विस। अब अगर हम मदर्स की सर्विस की बात करें तो ये कैसी सर्विस है जिसकी मॉनेटरी वैल्यू डिफाइन नहीं है। हमारी मम्मियाँ हमारे घर में खाना बना रही हैं या जो अपना काम कर रही है, पर्सनल मदर्स की जो सर्विसेज हैं, जो वो डेली अपना हाउस होल्ड चोर्स को मेंटेन कर रही हैं, वर्क कर रही हैं, भैया इसकी तो मॉनेटरी वैल्यू डिफाइन नहीं है। हालांकि ये बहुत ही कह सकते हैं ऊंचे दर्जे का काम है जो कि हर किसी के बस में नहीं है करना, बट अगर हम सिर्फ इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक ऐसी सर्विस है जिसकी कोई भी मॉनेटरी वैल्यू डिफाइन नहीं है। और इसीलिए अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं, व्हाट इज अ नॉन इकोनॉमिक गुड, तो इन चारों में से अगर हम नॉन इकोनॉमिक गुड की बात करते हैं तो सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मदर्स सर्विस इज अ नॉन इकोनॉमिक गुड। मदर सर्विस एक नॉन इकोनॉमिक गुड है। बैंकर सर्विस अगेन इसकी मॉनेटरी वैल्यू डिफाइन होती है, पलट कर इनकम रिटर्न भी मिलता है, और इसीलिए बैंकर सर्विस भी नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी। जितने स्टूडेंट्स ने सी आंसर दिया है बिल्कुल परफेक्ट और करेक्ट आंसर दिया है। ठीक है बच्चा, डन डन है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए हम, हाँ या ना, जल्दी से बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या है? Which of the following is the feature of monopolistic competition? इसमें से कौन सा फीचर है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का? चार ऑप्शन है, सिंगल फर्म, लार्ज नंबर ऑफ फर्म, ग्रुप्स ऑफ फर्म, या फिर नन ऑफ द अबव। अगेन सीजीएल एसएससी सीजीएल 2012 का क्वेश्चन ये पूछा गया है और ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का इसमें से क्या फीचर है? ठीक है, अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता क्या है? एकाधिकारी। ठीक है, एकाधिकारी इज कि ऐसी आप मार्केट एज्यूम करो जहां पर एक तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर हो, यानी ऐसे मार्केट जहां पर बहुत सारे खरीदने वाले हो और ऐसे मार्केट जहां पर बहुत सारे बेचने वाले, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हो। और ये जो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं, ये सारे के सारे डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट को मार्केट में बेचते हो। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट का मतलब होता है ऐसे प्रोडक्ट जिसके बीच में आप डिफरेंस निकाल सकते हैं। डिफरेंस कलर में, शेप में, साइज में आप डिफरेंस निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो ब्रांडेड क्लोथ्स, ठीक है, ब्रांडेड क्लोथ यानी भाई है तो कपड़े, है तो ये क्या कपड़े, लेकिन आप डिफरेंस निकाल सकते हो। अब डिफरेंस किस चीज का? भाई कलर का, शेप का, साइज का, आप इस पे डिफरेंस निकाल सकते हो। तो ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट जो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सोल्ड होते हैं। यानी पहला फीचर क्या है? एक तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर होगा। दूसरा फीचर क्या है? डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बेचेंगे। ठीक है, तीसरा यहां पर क्या है? यहां पर फर्म्स के एंट्री और एग्जिट में रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, यानी कोई भी आसानी से मार्केट में आ सकता है और कोई भी आसानी से मार्केट को छोड़कर जा सकता है। यानी कोई भी फर्म है, कोई भी सेलर है, ना उसके एंट्री में किसी भी तरीके की कोई रिस्ट्रिक्शन है और ना ही उसके एग्जिट में किसी भी तरीके की कोई रिस्ट्रिक्शन है। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? तो भाई आप सारे के सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दे सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए। अब क्योंकि मैंने आपको यहां समझा दिया व्हाट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तो अब आप आसानी से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दे सकते हो। यस और नो? हाँ जी बच्चे, ओके तो अभी तक स्टूडेंट्स ने आंसर नहीं दिया। भाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑफ कोर्स लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अच्छा, सिंगल फर्म है यानी अगर सिर्फ एक ही बेचने वाला है,
एक बेचने वाला है तो वो मार्केट कहलाएगी मोनोपोली। एक ही बेचने वाला है तो उस मार्केट को हम कहेंगे मोनोपोली। बहुत सारे बेचने वाले हैं तो उस मार्केट को हम कहलाएंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। जहां ग्रुप्स बन जाए, फर्म्स के ग्रुप हो जाए, तो उसको हम कहलाएंगे ओलिगोपोली। ओलिगोपोली यानी अल्पा अधिकार, ठीक है। तो ओलिगोपोली में ग्रुप्स क्रिएट हो जाते हैं, फ्यू सेलर आपस में संगठन क्रिएट करते हैं, ग्रुप क्रिएट करते हैं, जैसे आप कार्टेल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यहां पर ग्रुप ऑफ फर्म है, ओलिगोपोली, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होंगे, मोनोपोलिस्टिक। सिंगल फर्म होगा तो मोनोपोली, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी। जितने स्टूडेंट्स ने यहां पर डी आंसर दिया है एकदम परफेक्ट और करेक्ट आंसर दिया है, ठीक है। डन है। अगर नोट डाउन करना है तो प्लीज इसे नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। भाई आज तो मैंने रेफरेंस भी लिख रखे हैं कि कौन कौन से एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ताकि आप लोगों को आसानी हो और आपको पता चले कि किस तरीके से एग्जाम्स में क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के पूछे जाते हैं। हालांकि मैं इकोनॉमिक्स के इतने क्वेश्चंस आप सबको प्रैक्टिस करवा चुकी हूँ और लगभग मैं इकोनॉमिक्स आपको कराती ही रहती हूँ, ठीक है। तो ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए और आपके एग्जाम का एक भी क्वेश्चन मिस ना हो सके, ठीक है। डन। नेक्स्ट बढ़ जाए हम आगे। चलो, आई थिंक यहां तक सबने लिख लिया है, सबने नोट डाउन कर लिया है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डुओपोली वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये जो डुओपोली का कॉन्सेप्ट है ये आखिरकार इसमें से किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? स्वीजी के द्वारा, मैल्थस के द्वारा, रिकार्डो के द्वारा या फिर कॉर्नट के द्वारा? ये भी एसएससी सीजीएल फर्स्ट शिफ्ट या पहली शिफ्ट का पूछा गया क्वेश्चन है, 2012 का ही। डुओपोली का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस आखिरकार कब किया गया या किसके द्वारा किया गया, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब डुओपोली शब्द का मतलब क्या है? सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि मैम डुओपोली क्या है। डुओ, मोनोपोली क्या है? मोनो मीन्स सिंगल, डुओ मीन्स डबल। मोनोपोली में सिंगल सेलर होता है, तो डुओपोली में क्या होगा? डबल सेलर होगा। डुओपोली में क्या होगा? डबल सेलर, ठीक है। चलो पहले इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देना स्टार्ट करो, मैं वेट करती हूँ आप सारे के सारे स्टूडेंट का। हाँ जी, तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? देखो, डुओपोली यानी जहां पर दो सेलर्स हो, स्पेसिफिकली कितने सेलर्स हो? दो सेलर्स हो, दो बेचने वाले हो। और डुओपोली का कॉन्सेप्ट आखिरकार कहां पर आया? तो डुओपोली का कॉन्सेप्ट आया या कहां इंट्रोड्यूस हुआ या किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? तो कुर्नुट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। डन है बच्चा? डन है स्टूडेंट्स? यस और नो? लिख लो इसे। भाई इसकी पीडीएफ मैं आप सबको टेलीग्राम चैनल, अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। एडुकेटर आफरीन मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो इनकेस अगर आपको पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करनी है तो आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। डन है बच्चा? यस और नो? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी स्टूडेंट्स, आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। यहां पर सबने लिख लिया है, ठीक है, और इजी था, बस किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया आपको ये पता होना चाहिए। तो कुर्नुट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक यूनिट्स आर रेफर्ड टू। अक्सर जब मैं क्लास में एलपीजी का टॉपिक कराती हूँ ना, LPG is liberalization, privatization and globalization। LPG पॉलिसी का टॉपिक करवाती हूँ ना, तो LPG पॉलिसी के टॉपिक में मैं ये जरूर लेकर आती हूँ, ठीक है। LPG पॉलिसी के टॉपिक में मैं ये जरूर लेकर आती हूँ। तो अब यहाँ पर आपको बताने सिक यूनिट्स रेफर्ड टू, सिक यूनिट्स आखिरकार क्या है या फिर क्या होता है? चार ऑप्शन है, सिया, DGTT, FITB या फिर BIFR। हाँ जी, आंसर देना स्टार्ट करिए। सिक यूनिट्स आर रेफर्ड टू। SSC CGL
फर्स्ट सेट 2012 का पूछा गया क्वेश्चन है। टेलीग्राम चैनल है मेरा एडुकेटर आफरीन, ठीक है बच्चे, एडुकेटर आफरीन। मैं वहां पर पीडीएफ अक्सर प्रोवाइड कर दिया करती हूँ, तो इनकेस अगर आपको मेरे से रिलेटेड कोई भी क्लासेस का पता करना है, फ्री क्लासेस, पीडीएफ्स, कुछ भी, तो आप यहाँ पर इस टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अगर हम बात करते हैं सिक यूनिट्स क्या है, सबसे पहले सिक यूनिट्स क्या रेफर करते हैं, तो भाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बिफ्र। बिफ्र जो है बनाया गया सिक यूनिट्स को रिप्लेस करने के लिए। अब बिफ्र का फुल फॉर्म क्या है, बिफ्र का फुल फॉर्म है बच्चे बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल। व्हाट इज बिफ्र? बिफ्र इज बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। बिफ्र इज बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, बिफ्र, ठीक है। अच्छा, बिफ्र यूनिट की स्थापना करी गई थी 1987 में, ठीक है। 1987 में बिफ्र की स्थापना करी गई थी। जो भी सिक यूनिट्स है, सिक्स मतलब होता है वो गवर्नमेंट यूनिट्स जो कि प्रॉफिट में नहीं जा पा रहे थे, जो कि लॉसेस में जा रहे थे, तो उनको लॉसेस से बाहर निकालने के लिए बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन यूनिट 1987 में एस्टैब्लिश करी गई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बिफ्र। जितने स्टूडेंट्स ने बिफ्र आंसर दिया है बिल्कुल परफेक्ट और करेक्ट आंसर दिया है, ठीक है। डन है बच्चा? यस और नो लिख लो भाई, इसका फुल फॉर्म लिख लो, एस्टैब्लिशमेंट लिख लो, ये अक्सर क्वेश्चन आता है। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है कौन से रिफॉर्म में बिफ्र यूनिट को प्रमोशन मिला, यानी बिफ्र यूनिट को ज्यादा काम करने की जगह कौन से रिफॉर्म के अंदर मिली। अब आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इंटीग्रेशन एक्सेट्रा, तो हमारे लिए आंसर होगा प्राइवेटाइजेशन। जब निजीकरण हुआ था ना, तो निजीकरण में बिफ्र को काम करने की जगह प्रोवाइड करी गई थी, ठीक है। डन है? तो ये जो एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको बताती हूँ, एक्स्ट्रा चीजें भी हमेशा याद रखा करो, ठीक है। डन? डन है स्टूडेंट्स? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम। हाँ जी बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? BSE Sensex is based on how many stock? SSC CGL फर्स्ट शिफ्ट 2012 का पूछा गया क्वेश्चन है अगेन, ठीक है। आपको यहां पर ये बताना है कि BSE सेंसेक्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स, आखिरकार इसमें से कितनी कंपनीज या कितने स्टॉक्स पर बेस्ड होता है? 80 में, 100 में, 30 में या फिर 50 में? हाँ जी, चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो रिप्रेजेंटेटिव है, जिसे हम कहते हैं सेंसेक्स, वो आखिरकार कितने स्टॉक पर बेस्ड होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है और काफी बार आप सबको मैं बता चुकी हूं। तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं बच्चे, इसका आंसर क्या है हमारे लिए? हाँ जी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज बेस्ड ऑन हाउ मेनी स्टॉक्स। तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं, 30 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगर आपसे पूछा जाए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का रिप्रेजेंटेटिव होता है निफ्टी। निफ्टी कितने कंपनीज के एवरेज प्राइस पर बेस्ड है या कितने स्टॉक्स पर बेस्ड होता है? तो 50 यानी 50। और अगर पूछा जाए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कितने कंपनीज के एवरेज प्राइस पर बेस्ड है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 30 कंपनीज के एवरेज प्राइस पर बेस्ड होता है, ठीक है। अच्छा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है बेटा
1875, it was established in 1875, 1875 में इसकी स्थापना करी गई। एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है हमारे पूरे एशिया का, यानी सिर्फ इंडिया का नहीं, एशियाज ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, पूरे एशिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे 1875 में एस्टैब्लिश किया गया था। किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था? तो इट वॉज एस्टैब्लिश बाय प्रेमचंद रॉयचंद, ठीक है, या प्रेमचंद रॉयचंद इनका नाम था, जिसके द्वारा जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में करी गई थी, ठीक है। यानी क्वेश्चन कभी ये पूछा जाए इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1875, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? ऑफ कोर्स मुंबई, बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है हमारे पूरे एशिया का। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड में, इट इज द 9th स्टॉक एक्सचेंज, वर्ल्ड में 9वें नंबर पे आता है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसका रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, तो सेंसेक्स, और कितनी कंपनीज के एवरेज प्राइस पर बेस्ड है या कितने स्टॉक्स पर बेस्ड होता है, तो 30 स्टॉक्स पर बेस्ड होता है, ठीक है। डन, सारी इंफॉर्मेशन मैंने यहां पर दे दी, सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैंने यहां पर दे दी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, यस और नो बच्चे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज, एसएससी सीजीएल सेकंड शिफ्ट 2012 का पूछा गया क्वेश्चन है। भाई आपको बताना है पॉपुलेशन की स्टडी को आखिरकार हम क्या कहते हैं? डेमोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, पेट्रोलॉजी या फिर हाइड्रोलॉजी, इन चारों में से व्हाट इज नोन एज द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की स्टडी को आखिरकार हम इसमें से क्या कहते हैं? चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए बच्चा। हाँ जी, अपने आप ही आंसर दो, बहुत इजी है, अगर दिमाग लगाओगे तो आसानी से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दे सकते हो। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज, पॉपुलेशन की स्टडी को आखिरकार हम इसमें से किस नाम से जानते हैं? तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं, पॉपुलेशन की स्टडी इज नोन एज डेमोग्राफी, डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। क्लाइमेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ क्लाइमेट, क्लाइमेट और उससे रिलेटेड चीजों की स्टडी को हम क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं। थर्ड, पेट्रोलॉजी, पेट्रोलॉजी रॉक्स की स्टडी को कहते हैं, ठीक है। पेट्रोलॉजी इज व्हाट? पेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रॉक्स, यानी इग्नियस हो गई, मेटामॉर्फिक हो गई, सेडिमेंट्री, इनकी रॉक्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी। व्हाट इज हाइड्रोलॉजी? हाइड्रा वर्ड क्या है? हाइड्रा मींस व्हाट? तो यानी मूवमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, मैनेजमेंट ऑफ वाटर, यानी पानी का मूवमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन या उसका मैनेजमेंट अर्थ में और बाकी के प्लैनेट्स में, वाटर साइकिल, वाटर रिसोर्सेज, इन सब के बारे में स्टडी इज नोन एज हाइड्रोलॉजी। इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो चारों आपको मैंने यहां पर बता दिए, डेमोग्राफी पॉपुलेशन, क्लाइमेटोलॉजी क्लाइमेट, पेट्रोलॉजी इज रिलेटेड विद रॉक्स, और हाइड्रोलॉजी वाटर, उसके डिस्ट्रीब्यूशन, मैनेजमेंट, वाटर साइकिल, वाटर रिसोर्सेज, इन सब के बारे में स्टडी इज नोन एज हाइड्रोलॉजी। डन, डन है बच्चा? यस और नो? लिख लो सारे के सारे स्टूडेंट, भाई लिख लिया करो, जब भी मैं बोला करूं तो जरूर से लिख लिया करो स्टूडेंट्स, ये जरूरी है आप सबके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए हम, सॉरी, okay, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? When there is an official exchange in the exchange rate of domestic currency, then it is called as, 2011 फर्स्ट शिप एसएससी सीजीएल का पूछा गया क्वेश्चन है। जब एक ऑफिशियल चेंज होता है एक्सचेंज रेट ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी, यानी डोमेस्टिक करेंसी के एक्सचेंज रेट में ऑफिशियल चेंज होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन या फिर डिफ्लेशन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? अब ये वर्ड्स जो हैं, इन वर्ड्स, इन शब्द के मतलब पता हो तो आसानी से इस क्वेश्चन का आप सब करेक्ट आंसर दे सकते हो। एप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन या फिर डिफ्लेशन, व्हेन देयर इज अ ऑफिशियल चेंज इन द exchange rate of the domestic currency. What is exchange rate?
वो रेट जिसमें एक करेंसी दूसरी करेंसी से कन्वर्ट हो, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज एक्सचेंज रेट। तो एक्सचेंज रेट का ऑफिशियल चेंज आखिरकार क्या होता है? तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो उसके लिए पहले तो मैं आपको इन चारों शब्द के मतलब समझा दूं। एप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन, ये शब्द आपको पता होना चाहिए। एप्रिसिएशन यानी जब हमारी करेंसी की वैल्यू या डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू किसी भी फॉरेन करेंसी के आगे बढ़े, यानी जब करेंसी की वैल्यू किसी भी फॉरेन करेंसी के मुकाबले बढ़ रही है, उसकी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, दैट इज नोन एज एप्रिसिएशन। ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन यानी जब करेंसी की वैल्यू किसी भी फॉरेन करेंसी के आगे गिर रही है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, डेप्रिसिएशन। और याद रखिएगा एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन दोनों डिमांड एंड सप्लाई पर निर्भर करते हैं, यानी ये किसी के द्वारा नहीं किए जाते, यानी ये डिमांड एंड सप्लाई पर निर्भर करते हैं। ऑटोमेटिकली करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है, ऑटोमेटिकली करेंसी की वैल्यू गिर रही है, तो उसे हम एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन कहते हैं। रिवैल्यूएशन क्या होता है? रिवैल्यूएशन इज जब जानबूझ के किसी भी देश की सरकार अपनी करेंसी की वैल्यू को बढ़ाती है किसी भी फॉरेन करेंसी के आगे, तो उसे हम कहेंगे रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन यानी जानबूझकर सरकार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अब यहां ऑटोमेटिकली इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो यहां पर ऑफिशियल चेंज किया जा रहा है, भाई करेंसी की वैल्यू को इन्फ्लेट किया जा रहा है, एक्सचेंज रेट में छेड़छाड़ करके या फिर किसी भी तरीके से हम अपनी करेंसी की वैल्यू को जानबूझकर बढ़ा रहे हैं, तो दैट इज नोन एज रिवैल्यूएशन। और डिफ्लेशन, डिफ्लेशन यानी जब हमारी इकोनॉमी में लगातार चीजों की कीमतें बढ़ती हैं जिसके कारण चीजों की कीमतें घटती हैं जिसके कारण हमारी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, तो उसे हम डिफ्लेशन कहते हैं। तो अब यहां पर अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है रिवैल्यूएशन। सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। Why? क्योंकि भाई सी ये ऑफिशियल चेंज किया जा रहा है, सरकार जानबूझ के कर रही है, एक्सचेंज रेट में छेड़छाड़ कर रही है डोमेस्टिक करेंसी के ताकि वैल्यू को हम इन्फ्लेट कर सके, तो दैट इज नोन एज रिवैल्यूएशन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी। जितने स्टूडेंट्स ने सी आंसर दिया है बिल्कुल परफेक्ट और सही आंसर दिया है। ठीक है, डन, डन है स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, चलो देखो, बिगेस्ट टैक्स पेइंग सेक्टर इंडिया में कौन सा है? 2010 सीजीएल सेकंड सेट का क्वेश्चन है। ठीक है, बिगेस्ट टैक्स पेइंग सेक्टर इन इंडिया, हाँ जी, सबसे ज्यादा टैक्स जनरेशन आखिरकार सरकार को कहां से होता है? तो अक्सर मैं आपको बताती हूं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर एक ऐसा टैक्स सेक्टर है जहां से सबसे ज्यादा टैक्स सरकार को कलेक्ट होता है। तो बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जितने स्टूडेंट्स ने बी आंसर दिया है परफेक्ट और सही आंसर दिया है। ठीक है, डन है बच्चा, लिख लो इसे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लिख लो सारे के सारे स्टूडेंट्स, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डन है, यस और नो? एक बार मैं कमेंट्स देख लेती हूँ तुम लोगों के। ओके, चलो नेक्स्ट हमारे लिए क्या है? Which among the following agency released the report Economic Outlook for 2009-10? भाई इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2009-10 के लिए आखिरकार इसमें से किस एजेंसी के द्वारा रिलीज किया गया? अब एक होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अलग है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है वो याद रखिएगा
आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा ये रिलीज किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। लेकिन यहां पर लिखा है इकोनॉमिक आउटलुक, या कि यहां पर पर्टिकुलरली हम भारत की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया में इकोनॉमिक आउटलुक 2009-10 के लिए आखिरकार इसमें से किस एजेंसी ने निकाला? प्लानिंग कमीशन ने, पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने, फाइनेंस कमीशन ने, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है बच्चे? हाँ जी, which among the following agency released the report economic outlook for the year 2009-12? तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं, इट इज पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। वहीं पर अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज करी जाती है, तो वो रिलीज करी जाती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ के द्वारा। ठीक है, डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट प्रेजेंट, वर्तमान में इंडिया कौन सा एक्सचेंज रेट फॉलो कर रही है? ठीक है, एक्सचेंज रेट तीन तरीके के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड, एक होता है फ्लेक्सिबल या फिर आप कह सकते हैं फ्लोटिंग, और एक होता है मैनेज्ड एक्सचेंज रेट। तो यहां पर आपको बताना है इंडिया इसमें से कौन सा एक्सचेंज रेट फॉलो कर रही है, फिक्स्ड, फ्लोटिंग, पेक्ड अप या पेक्ड डाउन? चलो आंसर देना स्टार्ट करो। इंडिया इज फॉलोइंग विच एक्सचेंज रेट? इंडिया आखिरकार कौन सा एक्सचेंज रेट फॉलो कर रही है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है भाई? देखो, फिक्स एक्सचेंज रेट यानी एक करेंसी दूसरी करेंसी से किस रेट में एक्सचेंज हो रही है, अगर ये आईएमएफ के द्वारा निर्धारित किया जा रहा है तो उसे हम फिक्स्ड कहेंगे। फिक्स यानी आईएमएफ डिसाइड करेगी कि भाई करेंसी, एक करेंसी दूसरी करेंसी से किस रेट में एक्सचेंज हो रही है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट यानी वो एक्सचेंज रेट जहां पर क्या होगा, जहां पर डिमांड एंड सप्लाई, यानी कोई फिक्स नहीं करेगा, मार्केट में फ्री फ्लो जो डिमांड एंड सप्लाई है उसके अकॉर्डिंग जो है एक करेंसी दूसरी करेंसी से किस रेट में एक्सचेंज हो रही है, वो रेट डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर निर्भर करता है। एंड थर्ड इज मैनेज एक्सचेंज रेट। व्हाट इज मैनेज एक्सचेंज रेट? मैनेज एक्सचेंज रेट यानी फिक्स्ड भी है और फ्लोटिंग भी है, यानी बीच का रास्ता, यानी भाई डिमांड एंड सप्लाई पर निर्भर कर रहा है कि एक करेंसी दूसरी करेंसी से किस रेट में एक्सचेंज कर रहा है, लेकिन उसमें एक एक्सटर्नल फोर्स भी काम करेगा, यानी सरकार भी इंटरफेयर करती है और उसे पूरी तरीके से ऐसे ही नहीं छोड़ती है, तो उसे हम मैनेज एक्सचेंज रेट कहते हैं। ज्यादातर कंट्रीज मैनेज एक्सचेंज रेट ही फॉलो करती हैं। यहां पर मैनेज एक्सचेंज रेट नहीं दिया हुआ है। अगर मैनेज एक्सचेंज रेट दिया होता ऑप्शन में तो आपका आंसर मैनेज एक्सचेंज रेट होता, बट क्योंकि मैनेज एक्सचेंज रेट नहीं दिया है तो हम फ्लोटिंग में टिक कर सकते हैं। पेक्ड अप और पेक्ड डाउन नहीं होगा, यहां पर फिक्स्ड नहीं होगा, तो इसीलिए हम फ्लोटिंग टिक कर सकते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मैनेज एक्सचेंज रेट होना चाहिए था। ठीक है, डन। डन है बच्चा? डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम, जल्दी से बताओ भाई। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा डेवलप किया गया? चार ऑप्शन है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है स्टूडेंट्स? जल्दी से आंसर देना स्टार्ट करो। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है एक स्टैटिस्टिक्स होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, पर कैपिटा इनकम, इन सब चीजों का एक स्टैटिस्टिक्स इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एम्फसाइज करता है कि लोगों की कैपेबिलिटी ही अल्टीमेट क्राइटेरिया होना चाहिए किसी भी कंट्री के विकास का।
ना कि इकोनॉमिक ग्रोथ अलोन, यानी सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं, जो लोगों की कैपेबिलिटी है उसे भी कंसिडर करना चाहिए इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए। और इसीलिए वो हेल्थ, इसीलिए एक्सपेक्टेंसी, स्कूलिंग और डेथ रेट या लाइफ एक्सपेक्टेंसी या एजुकेशन, इन सब चीजों का डेटा एनालिसिस होता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सबसे पहली बार एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट जिनका नाम था महबूब उल हक, इनके द्वारा डेवलप किया गया था। बाद में इसे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर शामिल कर दिया गया, यूएनडीपी के अंदर शामिल कर दिया गया। ठीक है, डन है। तो ये एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे, इनका नाम था महबूब उल हक। इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का डेवलपमेंट किया। ठीक है, डन। लिख लो बच्चा, लिख लो, फिर हम आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू कैपिटल इशू कहां पर होता है। ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, काफी अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है कि न्यू कैपिटल इशू आखिरकार क्या हो, कहां होता है, सेकेंडरी में, ग्रे मार्केट में, प्राइमरी मार्केट में या ब्लैक मार्केट में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? हाँ जी बच्चे, न्यू कैपिटल इशू कहां पर होता है? तो बच्चे नया कैपिटल इशू हमेशा प्राइमरी मार्केट में होता है। देयर आर कैपिटल, अगर हम बात करते हैं कैपिटल मार्केट, तो कैपिटल मार्केट में दो डिविजन्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मार्केट जहां पर डायरेक्ट डीलिंग होती है इशूअर और इन्वेस्टर्स के बीच में, तो नया कैपिटल इशू जब भी होगा वो प्राइमरी मार्केट में होगा। सेकेंडरी मार्केट यहाँ पे ऐसी मार्केट जहां पर इन्वेस्टर्स आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो जब भी पूछा जाए ना कि सबसे पहले कोई फर्म आती है तो कहाँ आती है, नया कैपिटल इशू सबसे पहली बार कहाँ होता है, तो वो हमेशा प्राइमरी मार्केट में होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी। जितने स्टूडेंट्स ने सी आंसर दिया है बिल्कुल परफेक्ट और सही आंसर दिया है। ठीक है, डन है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक टर्म में ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रैपिड डैश बिटवीन कंट्रीज। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? वैश्वीकरण होता क्या है कि कंट्रीज के बीच में क्या इंटीग्रेशन, कंपटीशन, इन्वेस्टमेंट या फिर चेंज। What is globalization? ग्लोबलाइजेशन शब्द का मतलब क्या है? ये भी काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? वैश्वीकरण कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? वैश्वीकरण कहते हैं। चलो बताओ, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन शब्द का मतलब आखिरकार क्या है? हाँ जी, तो अगर हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन, तो वैश्वीकरण यानी जब कंट्रीज आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, आपकी डोमेस्टिक कंट्री या आपकी डोमेस्टिक इकोनॉमी वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ कनेक्ट कर रही है, इंटीग्रेट कर रही है, जुड़ रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानेंगे। तो ग्लोबलाइजेशन इज अ रैपिड इंटीग्रेशन बिटवीन द कंट्रीज। इंटीग्रेशन होता है मिलना यानी जुड़ना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? जितने बच्चों ने ए आंसर दिया है बिल्कुल सही और परफेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, लिख लो इसे, लिख लो बच्चा। ये पूछा जाता है एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन, हालांकि जितने क्वेश्चन करवा रही हूँ सारे के सारे एग्जाम के ही क्वेश्चन है, यानी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ऐसे ही क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स में एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? Which inflation measures total inflation within an economy? टोटल इन्फ्लेशन का रिप्रेजेंटेटिव क्या है? डीप इन्फ्लेशन, फेयर इन्फ्लेशन, कोर या फिर हेडलाइन इन्फ्लेशन? चलो बताओ। हाँ जी, टोटल इन्फ्लेशन, टोटल इन्फ्लेशन, कुल मुद्रास्फीति का डिनोशन या रिप्रेजेंटेशन क्या है? तो अब यहां पर डीप और फेयर कुछ नहीं है, हम यहां बात करते हैं कोर और हेडलाइन इन्फ्लेशन की। तो कोर इन्फ्लेशन यानी जब इन्फ्लेशन लॉन्ग टर्म के लिए निकाला जाए, जब इन्फ्लेशन लॉन्ग टर्म के लिए निकाला जाए, और जब लॉन्ग टर्म के लिए इन्फ्लेशन निकाला जा रहा है ना, तो वो चीजें जिनकी कीमतें रोजाना बदलती हैं, जैसे कि पेट्रोल हो गया,
पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसे कि फूड आर्टिकल, इनको हटाकर इन्फ्लेशन निकाला जाए, इनको एक्सक्लूड करके इन्फ्लेशन निकाला जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, कोर इन्फ्लेशन। लॉन्ग टर्म के लिए इन्फ्लेशन कैलकुलेशन किया जाता है और फूड आर्टिकल्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को हटाकर इन्फ्लेशन निकाला जाए, दैट इज नोन एज कोर इन्फ्लेशन। तो यहां पर वर्ड एक्सक्लूड आ गया, यानी जाहिर सी बात है ये टोटल इन्फ्लेशन नहीं है। What is headline inflation? Headline inflation is just opposite to core inflation. Headline inflation यानी short term inflation का calculation हो। जब इन्फ्लेशन को एक साल के लिए, छोटे समय के लिए निकाला जाए, शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन का कैलकुलेशन हो रहा है और सारी चीजों को इंक्लूड करके इन्फ्लेशन निकाला जाए, यानी फूड आर्टिकल्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह इन सब को इंक्लूड करके इन्फ्लेशन निकाला जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो टोटल इन्फ्लेशन का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन, क्योंकि यहां पर सारी चीजों को जोड़कर इन्फ्लेशन निकाला जाता है। ठीक है, डन है बच्चा, डन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम। भाई यहाँ पर एक एक क्वेश्चन मैं काफी डिटेल में आप सबको करा रही हूं ताकि आप सबको पता चलता रहे कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द प्रेजेंट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? आपको बताना है नीति आयोग के प्रेजेंट वाइस चेयरमैन का नाम आखिरकार क्या है। राजीव कुमार, अरविंद पानग्रिया, अमिताभ कंद या फिर विवेक देवरॉय? हाँ जी, नीति आयोग। व्हाट इज नीति आयोग? नीति आयोग इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 में स्टैब्लिश किया गया। इसने 5 ईयर प्लान्स को रिप्लेस किया। इसके वाइस चेयरमैन का नाम है राजीव कुमार। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसके चेयरमैन का नाम, या अगर हम बात करते हैं इसके चेयरमैन कौन है, तो इसके चेयरमैन है हमारे प्राइम मिनिस्टर, वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है इसके अमिताभ कंत। इट वाज एस्टैब्लिश ऑन 1 जनवरी 2015 और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, दिल्ली में। ठीक है, डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवैल्यूएशन। अगर रुपये का डिवैल्यूएशन होता है तो इसमें से किससे बेनिफिट होगा? किसी को बेनिफिट नहीं होगा। यूएसए के एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट होगा, इंडिया के एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट होगा, या फिर इंडिया के इंपोर्टर्स को बेनिफिट होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर रुपये का डिवैल्यूएशन होता है तो आखिरकार इसमें से किसे फायदा मिलता है? हाँ जी, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और आप सबको ये क्वेश्चन पता भी होना चाहिए। अगर रुपये का डिवैल्यूएशन होता है तो आपको बताना है रुपये के डिवैल्यूएशन से किससे फायदा मिलता है। हाँ जी बच्चे, रुपये के डिवैल्यूएशन से किससे फायदा मिलता है? जल्दी से आंसर देना स्टार्ट करिए। ओके, तो रुपये के डिवैल्यूएशन से किससे फायदा मिलता है? तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं बच्चे, तो सबसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इंडिया और यूएसए आपस में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, और मान लो इंडिया के रुपये की वैल्यू गिर जाती है, डिवैल्यूएट हो जाती है। ठीक है, अब इंडिया से जो सामान बन के यूएसए में बेचा जा रहा है, अगर इंडिया में रुपये की वैल्यू डिक्लाइन होती है तो यहां से जो सामान बनकर यूएसए में बेचा जा रहा है, यूएसए के लोगों को वो सामान सस्ता पड़ेगा या महंगा? पहले तो ये बताओ भाई, यूएसए के लोगों को तो अपनी जेब से कम डॉलर खर्च करने पड़ेंगे ना उस सामान को खरीदने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर इंडिया में यूपी की वैल्यू डिवैल्यूएट हुई है तो यूएसए का डॉलर इन्फ्लेट हुआ, यानी यूएसए के डॉलर की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या है, ज्यादा है। तो यहां से जब सामान जो बनकर यूएसए में बेचा जाएगा, यूएसए के लोगों को वो सामान क्या पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा। अब यूएसए के लोगों को अगर वो सामान सस्ता पड़ रहा है तो यूएसए के लोग उस सामान की डिमांड को इंक्रीज कर देंगे। भाई यहां पर सामान सस्ता पड़ रहा है तो यहां पर डिमांड ज्यादा हो जाएगी। जैसे ही यूएसए में डिमांड ज्यादा होगी, इंडिया
के जो एक्सपोर्टर्स है वो ज्यादा से ज्यादा सामान को एक्सपोर्ट करेंगे और प्रॉफिट कमाएंगे, क्योंकि वहां पर बढ़ती हुई डिमांड का वो क्या उठाएंगे, फायदा उठाएंगे। और इसीलिए याद रखिएगा, जब हमारी करेंसी की वैल्यू डिवैल्यूएट करती है तो एक्सपोर्ट सस्ता हो जाता है, चीप हो जाता है, और इसीलिए जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं उनको प्रॉफिट होता है, यानी इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्हें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, डन है बच्चा? ओके चलो परफेक्ट, आई थिंक सो यहां तक लिख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पहला इकोनॉमिक सर्वे इंडिया का कब प्रेजेंट किया गया? हाँ जी, चार ऑप्शन है। फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे वाज प्रेजेंटेड इन, पहला इकोनॉमिक सर्वे आखिरकार कब प्रेजेंट किया गया? तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं, जल्दी जल्दी आंसर देना स्टार्ट करो। तो फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे वाज प्रेजेंटेड इन 1950 टू 51, ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसमें और कुछ खास नहीं है बताने वाला, आपको बस लिख लेना है। फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे वाज प्रेजेंटेड इन 1950 टू 51। ठीक है, डन है बच्चा? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम, यस और नो? लिखते चल रहे हो स्टूडेंट्स? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बॉडी इज द रेगुलेटर ऑफ मनी मार्केट इन द कंट्री? कौन सी बॉडी जो है मनी मार्केट को रेगुलेट कर रही है इंडिया में? हाँ जी, कौन सी जो अथॉरिटी है वो मनी मार्केट को रेगुलेट कर रही है? व्हाट इज मनी मार्केट? मनी मार्केट ये फाइनेंशियल मार्केट का हिस्सा है। फाइनेंशियल मार्केट दो पार्ट्स में डिवाइड है, कैपिटल और मनी मार्केट। तो मनी मार्केट जहां पर शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स के बीच में डीलिंग होती है, और कैपिटल मार्केट जहां लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स के बीच में डीलिंग होती है। कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है सेबी, यानी अगर पूछा जाए which authority regulates capital market, तो कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और वहीं पर मनी मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जितने बच्चों ने ए आंसर दिया है बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, डन है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़े। ओके चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनिशियल पब्लिक ऑफर कहां इशूड किया जाता है मार्केट में? इनिशियल पब्लिक ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफर ये है कैपिटल मार्केट का हिस्सा। देखो, इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी जहां आम जनता के सामने हम ये ऑफर रखेंगे कि आप सारे के सारे मेरी कंपनी, फॉर एग्जांपल मैं अपनी कंपनी लेकर आ रही हूं, तो आप सारे के सारे मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो और इसके बदले में मैं आपको क्या प्रोवाइड करूंगी? प्रॉफिट प्रोवाइड करूंगी। तो ये ऑफर को हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। शेयर्स, इनिशियल पब्लिक ऑफर के छोटे छोटे हिस्सों को ही हम शेयर्स का नाम देते हैं। तो ये किसका पार्ट होता है? स्टॉक का पार्ट होता है, यानी कैपिटल मार्केट का पार्ट होता है। कैपिटल मार्केट दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो इनिशियल पब्लिक ऑफर हमेशा याद रखिएगा प्राइमरी सिक्योरिटीज मार्केट में होता है, नॉन सिक्योरिटीज में नहीं होता। सिक्योरिटीज से डील करता है और प्राइमरी मार्केट से डील करता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? बी। जितने स्टूडेंट्स ने बी आंसर दिया है बिल्कुल परफेक्ट और सही आंसर दिया है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस डेवलप करने का काम किसने किया? हु हैज डेवलप्ड द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस? तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सभी जानते हैं, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा पब्लिश किया गया। एनपीसीआई 2008 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, तो एनपीसीआई 2008 में स्टैब्लिश किया गया और यही यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को क्या करता है? डेवलप करने का काम करता है। तो जितने स्टूडेंट्स ने ए आंसर दिया है एकदम परफेक्ट और करेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। हाँ जी बच्चा, बताओ जल्दी से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? देखो, प्रोसेस जो कि मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ अ कंट्री को कंट्रोल करता है, मनी सप्लाई, सप्लाई ऑफ मनी, उसे हम क्या कहते हैं? सप्लाई ऑफ
मनी को मैनेज करने का काम कौन करता है? सिंपल क्वेश्चन ये है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आसान से बता सकते हो। सप्लाई ऑफ मनी को मैनेज करने का काम कौन करता है? ऑफ कोर्स मॉनेटरी पॉलिसी। भाई ये तो मैं आपको 10 बार बता चुकी हूँ, मौद्रिक नीतियां, मॉनेटरी पॉलिसी ही क्या करता है? मॉनेटरी अथॉरिटी को रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है, डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लू रिवॉल्यूशन के फादर, नीली क्रांति के फादर आखिरकार इंडिया में कौन है? तो ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू फिश। ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है बच्चे? फिश से संबंधित है, बहुत इजी है, सभी जानते हैं। तो डॉक्टर हीरालाल चौधरी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सैम पिट्रोदा ये येलो रिवॉल्यूशन से संबंधित है, यानी येलो रिवॉल्यूशन के फादर है सैम पिट्रोदा। वर्गीस कुरियन व्हाइट रिवॉल्यूशन के फादर हैं, और एमएस स्वामीनाथन ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हूँ। ठीक है, शॉर्ट्स है जिसमें मैंने आपको सारे रिवॉल्यूशन के बारे में करा रखा है। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको ये बता दिया है। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा फर्म प्राइसेस पर कंट्रोल नहीं करता? सीजीएल फर्स्ट सेट 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें से कौन सी मार्केट जो है प्राइसेस पर कंट्रोल क्रिएट नहीं करती? इसमें से कौन सी मार्केट प्राइसेस पर कंट्रोल नहीं करती? तो याद रखिएगा बच्चे, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कभी भी प्राइसेस पर कंट्रोल नहीं रखती। क्यों? क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में सेलर्स जो है वो प्राइस टेकर कहलाते हैं। प्राइस टेकर का मतलब है यहां पर ये अपने हिसाब से अपने प्रोडक्ट के प्राइस को डिटरमाइन नहीं कर पाते, क्योंकि इनके बीच में कंपटीशन इतना ज्यादा होता है, यानी होमोजीनियस नेचर है, कंपटीशन इतना ज्यादा है कि यहां पर सेलर्स बायर्स जिस रेट में डिमांड करते हैं ये अपने प्रोडक्ट को उसी रेट में बेच देते हैं, और इसीलिए इनका जो है कंट्रोल नहीं होता प्राइसेस में। ठीक है, डन है बच्चा, लिख लो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? 1 रुपए के नोट में किसकी सिग्नेचर होती है? सीजीएल 2015 पहले सेट का पूछा हुआ क्वेश्चन। आरबीआई के गवर्नर की, फाइनेंस मिनिस्टर की, सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री की, या फिर नन ऑफ दीज? 1 रुपए के नोट में किसकी सिग्नेचर होती है? बहुत इजी क्वेश्चन है। 1 रुपए के नोट में किसकी सिग्नेचर होती है? 1 रुपए का नोट सभी जानते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इश्यू किया जाता है। इकलौता ऐसा नोट है जो कि आरबीआई के द्वारा इश्यू नहीं किया जाता, और 1 रुपए के नोट में सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री की सिग्नेचर होती है, नॉट फाइनेंस मिनिस्टर। सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री की इसमें सिग्नेचर होती है। ठीक है, डन। डन है बच्चा, लिख लो, इकलौता नोट है। ठीक है, चलो आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है? अगर एवरेज टोटल कॉस्ट 54 है और टोटल फिक्स कॉस्ट 45,000 है, क्वांटिटी प्रोड्यूस 2500 यूनिट है, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना है। भाई यहां पर 4 ऑप्शन है। चलिए थोड़ा सा टाइम दे रही हूं ताकि आप सारे के सारे बच्चे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दे सके। हाँ जी, देखो ध्यान से, अगर एवरेज टोटल कॉस्ट 54 है, टोटल फिक्स कॉस्ट 45,000 है, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड 2500 है, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आखिरकार कितना होगा? हाँ जी बच्चे, आंसर देना स्टार्ट करो। मैंने थोड़ा सा टाइम दे दिया है, आप सारे के सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दे सकते हो। हाँ जी, ओके, तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो आप देखो ध्यान से आपने क्या आंसर दिया है। भाई कुछ लोग यहाँ पर पक्की बात है 18 आंसर दे रहे हैं, जो कि गलत आंसर दे रहे हैं। देखो ध्यान से, सबसे पहले हमें क्या निकालना है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना है। पहले देखो यहाँ पर क्या दिया है? टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है 45,000 रुपीज। ठीक है, और क्वांटिटी
क्यों दिया हुआ है यहाँ पर 2500 यूनिट का, तो यहां से हम निकाल सकते हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होगी? एवरेज फिक्स कॉस्ट होगी 45,000 यानी टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय 2500, ठीक है, जो कि कितना आएगा? जो कि बच्चे आएगा 18। ये होगी आपके लिए एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। लेकिन हमें एवरेज फिक्स कॉस्ट नहीं निकालनी है, हमें क्या निकालनी है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है। तो अब यहां पर देखो टोटल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट दिया है, तो एवरेज टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। एवरेज टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट हमें दी गई है 54, एवरेज फिक्स कॉस्ट हमने यहां से निकाल ली 18, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो हम निकाल ही सकते हैं जो कि इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा? 54 माइनस 18, जो कि आखिरकार कितना है? 36 रुपीस आएगा। तो यहां पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी। जितने बच्चों ने सी आंसर दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, ठीक है। ध्यान से देख लो और इसे नोट डाउन कर लो भाई, देख लो, क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी से हम एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालेंगे। आंसर यहां नहीं खत्म होगा। फिर आगे हम देख रहे हैं कि टोटल कॉस्ट होता है, एवरेज टोटल कॉस्ट होता है एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। भाई एवरेज टोटल कॉस्ट 54 दिया है, फिक्स कॉस्ट हमने 18 निकाल ली, तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा? 54 माइनस 18 दैट इज 36। डन? डन है बच्चा? हाँ जी। तो बच्चे सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कैसी लगी आज की क्लास आप सबको? समझ में आई? हाँ जी स्टूडेंट्स, आज की क्लास कैसी लगी आप सबको? समझ में आई? भाई आज की क्लास में हमने सारे के सारे क्वेश्चंस करे इंपॉर्टेंट, जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास अच्छी लगी, ठीक है। तो मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बच्चा। ओके तो थैंक यू सो मच एवरीवन आज की क्लास अटेंड करने के लिए। एंड आज की क्लास अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज बच्चे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिएगा स्टूडेंट्स के बीच में, और आफरीन अस्मत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल नोटिफिकेशन के आइकन में जरूर क्लिक करना, ताकि जब भी मैं ऑनलाइन आके क्लास लूं तो आप सबको आपके फोन में नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच, टिल देन टेक केयर, आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय बच्चा, टेक केयर एवरीवन, बाय स्टूडेंट्स।